हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कशन को, जिसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन छोड़ो, मतलब किस किस तरह का सामान बनता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, क्या क्या मटेरियल यूज़ होते थे। यहाँ से आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में अच्छी खासी मिलेगी। ठीक है, प्रीवियस डिस्कशन भी हमारी काफ़ी कमाल की थी, जिसके बारे में हमने ये पता लगाया था कि क्या हड़प्पन्स में सोशल डिफरेंसेस होता था, और उसके हमने दो पहलुओं पे नज़र मारी थी कि यस, सभी तरह की ब्यूरियल्स ये शो करती हैं कि ब्यूरियल प्रैक्टिसेस वर नॉट सेम। वहाँ पर कुछ ब्यूरियल्स हमें ऐसी मिलती है कि जिनके साथ लग्जूरियस आइटम गड़े हुए हैं, और दूसरा उसी से हमने डिराइव करा था कि हर एक साइड पर लग्जूरियस आइटम जो कि लोकल इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे भी नहीं, वो आइटम्स वो इजिप्ट से, मेसोपोटामिया से, दिलमुन सिविलाइजेशन से, इन सारी जगह से आते थे। तो ये चीज़ शो करता है और हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि यस, हड़प्पा में किसी न किसी प्रकार के सोशल डिफरेंसेस पक्का होते होंगे। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले राइटर हमें बोल रहा है अंबर कि हमें चानूडारो के बारे में देखना है। चानूडारो जो कि एक साइट है मैप 1 पर, तो हम वापस चलते हैं और देखते हैं चानूडारो कहाँ है मैप 1 पर। इसकी साइट ये रहा, चानूडारो। कहाँ पर लोकेटेड है ये अंकिता? इंडिया के पाकिस्तान? किस जगह पर? मुझे भी जानना था अंबर कहाँ पर है इंडिया के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है, और ये बाउंड्री भी आप देख पा रहे होगे इंडिया वाली। ठीक है, चानूडारो। अब चानूडारो में क्या मिला उसको देखते हैं एक बार जरा, आराम से समझते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, बहुत फैक्चुअल कंटेंट मिलेगा इसके अंदर। मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ये है कि फैक्ट्स बहुत सारे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी हमें सेटलमेंट मिली है, टाइनी सेटलमेंट, जिसको ठकुराइन देख रहे हो, 7 हेक्टर से भी कम है एज कंपेयर टू मोहनजोदारो जो कि 125 हेक्टर्स है। क्यों? देखो क्या होता है, कभी कभार कुछ कुछ जगह लोकेटेड होती है, जैसे अंबर हमारे दिल्ली में भी जैसे दिल्ली हाट है, तो हमें पता है कि अगर हम दिल्ली हाट जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्राफ्ट का सामान लेने ही जा रहे हैं, वहां पर और कुछ नहीं मिलता। ऐसे डेडिकेटेड बड़ी सारी जगहें होती हैं, है ना अंबर, कि जहां पर एक पर्टिकुलर चीज ही मिलती है। उसका एरिया बड़ा नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली एक ही चीज के लिए डेडिकेटेड है ना। जैसे मॉल है, मॉल का लैंड क्या एक स्टेट जितना बड़ा होता है उतना बड़ा लैंड हो सकता है क्या किसी मॉल का? बताओ ठकुराइन, हो सकता है कभी? पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉल में डेडिकेटेडली आप क्या करने जा रहे हो अंकिता, बताओ? वहां कोई स्विमिंग पूल तो नहीं है कि आप तैरने जा रहे हो, है ना? कोई बिस्तर तो नहीं लगा हुआ जहां सोने जा रहे हो? कोई बैठ के पढ़ाई करने का कोई स्टडी रूम तो है नहीं वहां पर, कि लाइब्रेरी बनी हुई है मॉल के अंदर। मॉल इज अ डेडिकेटेड प्लेस जहां पे खाने पीने, लौंडे लौंडियों को ताड़ने और बेसिकली अपनी शॉपिंग करने जाया जाता है। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये जो साइट है ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो याद रखना कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कौन सी साइट सबसे फेमस है, चानूडारो। इसको अपडेट कर लेना। ठीक है, यहां पर हमें बड़ी सारी चीजें देखने को मिली, उसके एविडेंसेस देखने को मिले। जैसे यहां पर मालाओं के अंदर जो बीड्स थे वो बीड्स बनाए जाते थे। यहां पर जो शेल थे जो समुद्र के किनारे से मिलते थे उसकी कटिंग होती थी। मेटल का भी काफी काम यहां पर होता था। यहां पर बड़ी सारी सील्स बनाई जाती थी, जैसे हड़प्पन सील हमने देखा था, और वेट मेकिंग का भी यहां पर काम चलता था। अब जब इतना सारा काम यहां पर चल रहा है, ये सारी चीजें बीड, शेल, मेटल, सील और वेट्स। ठीक है, वेट्स हमने फर्स्ट पेज पर देखा था, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? और मैंने बताया था चर्ट से बना हुआ है वो। तो जिस प्रकार से अगर वेट्स जो हैं फॉर एग्जांपल चर्ट से बने हुए हैं, ये सारी चीजें बीड, शेल, मेटल, सील, वेट्स, ठीक है, मेटल वर्क का काम जो चल रहा है, ये अलग अलग प्रकार के धातुओं से बने होंगे अंबर, अलग अलग प्रकार की चीजों से बने होंगे। तो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स को यूज करा जाता था टू मेक बीड्स। जैसे हमें यहां पर कुछ ट्रेसेस देखने को मिलते हैं कि कुछ कुछ स्पेशल पत्थर लाइक रेड ब्यूटीफुल स्टोन्स, जिसको बोला जाता था कार्निलाइन,
ये हमें मिला है, जैस्पर मिला है, क्रिस्टल मिला है, क्वार्ट्ज मिला है और स्टीएटाइट मिला है। तो देखो अंकिता, स्टोन्स की लिस्ट आ गई आज हमारे सामने। आज स्टोन्स का चिट्ठा रेडी हो गया, ठीक है। इसी में एक और चिट्ठा रेडी होगा। मेटल्स किस किस प्रकार के मिले हैं, हालांकि इन चिट्ठों में स्टैंडर्ड बुक से चीज़ें ऐड होती जाएंगी, लेकिन अंबर ये सारी चीज़ें कि कौन कौन प्रकार से स्टोन मिलते थे, क्वेश्चन आ सकता है आपको भी कि इनमें से कौन सा स्टोन नहीं पाया जाता था हड़प्पा में, ठीक है। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ देना और पसंद करूंगा आपको यहाँ पर। अफगानिस्तान से एक स्पेशल प्रकार का पत्थर लाया जाता था अंबर, उसको कहा जाता था, ब्लू कलर का स्टोन होता था वो, लैपिस लजूली। लैपिस लजूली वो पत्थर होता है अंबर जो सलमान खान जब ब्रेसलेट पहनता था तो उसमें ब्लू कलर का जो पत्थर था वो लैपिस लजूली था। इन सारे पत्थरों को, चाहे वो कार्निलाइन हो, जैस्पर हो, क्रिस्टल हो, क्वार्ट्ज हो, स्टेटाइट हो, लैपिस लजूली हो, किसी भी पत्थर को जो हॉरोस्कोप देखने वाले होते हैं या जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ऐसे ही नहीं पहना जाता, बिकॉज देयर आर सर्टेन एनर्जीज दैट वर्क विद एवरी पत्थर एंड अकॉर्डिंग टू योर कुंडली। हर एक हाथ पर अलग अलग प्रकार के पत्थर सूट करते हैं, किसी किसी को नहीं करते हैं। तो जो मेटल्स हैं यहाँ पर क्या क्या यूज होते थे, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। उसके बाद कुछ अलग प्रकार के मटेरियल लाइक शेल के एविडेंसेस हैं। फियांस हमने देख लिया था, टेराकोटा हम जानते हैं या जिसको बर्न्ड क्ले भी कहते हैं। बर्न्ड क्ले का प्रोसेस क्या होता है, मान लो अंबर कहीं से भी मिट्टी उठाई, कहीं से भी ये मिट्टी उठाई, इसमें थोड़ा सा क्या करना है, इस मिट्टी में थोड़ा सा मिलाना है पानी, थोड़ा सा मिलाना है पानी। उसके बाद ये मिट्टी कुछ इस प्रकार से गीली मिट्टी हो जाएगी, राइट। उसके बाद इसमें लगानी है या इससे जो भी चीज़ रेडी कर ली है उस पर लगानी है आग, ठीक है। और ये ठोस होकर, सख्त होकर कोई भी हमें चीज़ एक ऐसी मिल पड़ेगी एक फिगरिंग की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है, जो हमें चीज़ प्राप्त होती है धातु, प्रोसेस नंबर 1 से होते हुए 2 से जाते हुए 3 तक पहुंचते पहुंचते इसको बोला जाता है टेराकोटा। ये क्ले कोई स्पेशल क्ले नहीं है अंबर, ये मिट्टी है जिसमें पानी मिलाया गया है, बस इसको बर्न करा गया है। इस बर्न क्ले का नाम ही होता है टेराकोटा, इसलिए बीच में लगा हुआ है और, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कुछ कुछ जो बीड्स थे, एक एक बीड में दो दो स्टोन्स भी यूज होते थे कभी कभार। जैसे मतलब मान लो, अब देखो कितना बढ़िया तरीका है, और उसको बोला जा रहा है कि दे वर सीमेंटेड टुगेदर। यानी कि मान लो मुझे कार्निलाइन और लैपिस लजूली से एक ही बीड बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा टुकड़ा ये आ गया कार्निलाइन का जो कि रेड स्टोन है, और ब्लू कलर का जो स्टोन है लैपिस लजूली वो ये आ गया, और ये मेरी एक प्रॉपर बन गई बीड, ये एक बन गई बीड। दे वर सीमेंटेड टुगेदर, ठीक है। कुछ कुछ स्टोन्स के अंदर गोल्ड कैपिंग भी करी जाती थी। गोल्ड कैपिंग कैसे, मान लो मैंने ये पत्थर बनाया, अब ये बहुत प्रीशियस वर्क है, बहुत प्रीशियस वर्क है, तो मैंने इसके चारों तरफ ये गोल्ड भी लगा दिया, और ब्यूटीफुल लगेगा ये, ठीक है। और पहनाने वाली कैसी लगेगी, बिल्कुल मिसेस दुबे। शेप्स वर न्यूमरस, डिश शेप के, सिलेंड्रिकल शेप के, स्फेरिकल शेप के, बैरल शेप के, ये अलग अलग तरह के शेप्स के बीड्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। कभी कभार कुछ कुछ ऐसे भी बीड्स होते थे जिन पे अलग से डेकोरेशन करी जाती थी, उन पे किसी न किसी प्रकार की कोई डिज़ाइन, कोई फिगर या किसी न किसी प्रकार की पेंटिंग करी जाती थी, डिज़ाइन उन पर बनाई जाती थी, किसी न किसी प्रकार की नक्काशी बनाई जाती थी। तो अब यहाँ पर देख लो, ये हैं बीड्स जो कि अलग अलग शेप्स के आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं बीड्स को कलेक्ट करके ये एक माला, ये कुछ आज ऐसी माला लग रही है जैसे हल्दी की माला हो या चंदन की माला हो जिससे जाप करा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो टेक्निक थी हड़प्पन्स के पास बीड्स को बनाने के लिए, वो मटेरियल के अकॉर्डिंग डिफर करती थी। यानी कि देखो, बहुत सारी चीजें इंसान बनाना चाहते होंगे इस जमाने के अंदर, ठीक है, लेकिन वो धातु अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। अब क्या है,
मान लो कभी इनको बहुत प्रिसाइज चीज़ बनानी है, मतलब बहुत छोटी सी किसी एक चीज़ को डिज़ाइन देनी है, कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। अब कोई भी जो मेटल है मान लो इतना बॉन्ड नहीं रहा है, इन्होंने जितने बार कोशिश करी वो टूट जा रहे हैं, वो चटक जा रहा है, वो शेप नहीं आ पा रही है, शेप बिगड़ जा रही है। तो जैसा कि मैंने बोला, जो ये करना चाहते थे ज़रूरी नहीं वही हो, कभी कभार चीज़ें डिफर करती थी अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल्स जो कि इनके पास अवेलेबल थे बीड्स बनाने के लिए। तो एक जो बहुत ज़्यादा फेमस जो इस ज़माने में स्टोन यूज़ होता था, जिसका नेचर काफ़ी सॉफ्ट था, वो सॉफ्ट स्टोन था, ईजिली मतलब उससे कोई भी शेप दी जाती थी, तो वो जो यूज़ करते थे उसको बोला जाता था स्टीएटाइट। स्टीएटाइट कुछ कुछ जो बीड्स थे देवर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद स्टीएटाइट पाउडर। कुछ कुछ बीड जो हैं वो कुल मिलाकर स्टीएटाइट से स्टीएटाइट एक प्रकार का सॉफ्ट स्टोन है जिसका चूरा बना बनाकर छोटी छोटी बीड्स या बीड्स की माला अगर बनानी है तो वो पॉसिबल है। अब ये क्योंकि सॉफ्ट है तो वैरायटी ऑफ शेप्स में कन्वर्ट करा जा सकता है, अनलाइक कि हार्डर स्टोन, ठीक है, जिससे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब स्टीएटाइट के जो माइक्रो बीड्स होते थे, देखो बात वही आ गई ना कि छोटे छोटे बीड्स अगर बनाने हैं तो वो बड़े बड़े स्टोन से पॉसिबल हो नहीं पा रहे हैं। तो स्टीएटाइट एक सॉफ्ट स्टोन है, उससे छोटे छोटे बीड्स बनाए जाएंगे और इन्हीं स्मॉल बीड्स को बोला गया है, इन्हीं स्मॉल बीड्स को बोला गया है माइक्रो बीड्स, छोटे छोटे। जैसे यहां पर ये देखो, अब ये चीज मुझे बताओ अंबर, ये इतने छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं बेंगल टाइप करके बीड्स जो उन्होंने बना रखे हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके ये बना रखे हैं, इनमें सब में एक धागा जा रहा है कोई भी बीच से, ये क्या पॉसिबल है? ये क्या पॉसिबल है कि हम किसी लैपिस लजूली या फिर कार्नी लाइन से बना सके इतने छोटे छोटे? वो चटक नहीं जाएंगे, है ना? हर बार ये पॉसिबल नहीं है ना, ये चीज़ है, डेलीकेट होंगे। और फिर बात ये भी है, अब जैसे लैपिस लजूली में आपको पत्थर बता रहा हूँ वो इंडिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं था। जो चीज़ बाहर से कम मात्रा में आएगी तो उसको तो आराम से यूज़ करना पड़ेगा ना। देखो आपको पता है कि डेयरी मिल्क ना आपके घर के गली गली में अवेलेबल है, आप सबको पता है। आप कभी नहीं जाते दुकान पर या कि 10 रुपए की डेयरी मिल्क दे दो वो दे दो, वो बचपन की बातें, अभी कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं बैग भर के आपको एक चॉकलेट देकर जाऊं और मैं ये कहूं कि मैं ये तुम्हारे लिए इंग्लैंड से लाया हूं, मॉलडीव से लाया हूं, फलानी किसी कंट्री से लाया हूं, तो तुम कहोगे यार ये यूनिक यूनिक चॉकलेट इंडिया में तो नहीं मिलती, तुम उसको संभाल संभाल के खाओगे। उसको ऐसे ही नहीं कि कुछ भी यार मतलब पड़ी हुई है तो वो जैसे डेयरी मिल्क पड़ी है तो पड़ी है, छोड़ना क्या कदर है, ये तो फिर से मिल जाती है। तुम उसको देने से पहले भी 10 बार सोचो कि किसी को कि यार ये यूनिक चॉकलेट है, और अगर दोगे भी तो गिनवाओगे कि बेटा थोपड़ा देखा कभी अपना, खाइए कभी यूके की चॉकलेट, ये यूके की है, शक्ल तुम्हारी कॉन्गो वाली, खा रहे हो यूके की चॉकलेट, ऐसे बोलोगे तुम सामने वाले से। तो हाउ द स्टीएटाइट माइक्रोबीड वॉज मेड, ये एक मिस्ट्री है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। जैसे अंकिता वो वेलकम में बोलते हैं ना, ये राज राज ही, ये राज उसी के साथ चला गया, ऐसे यही है, ये राज हर अपस के साथ ही चला गया, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे ये सब चीज़ें ढूंढने के लिए, तो उन्होंने एक चीज़ रिवील करी अपनी स्टडी से कि जो रेड कलर आया ना कार्निलाइन के स्टोन में, कार्निलाइन स्टोन का जो रेड कलर आया वो कैसे आया? सबसे पहले कार्निलाइन का कलर रेड होता ही नहीं है, नेचर में कार्निलाइन रेड कलर का पाया ही नहीं जाता, वो येलोइश कलर का पाया जाता है। कार्निलाइन एक ऐसा पत्थर होता है जो कि येलोइश रॉ मटेरियल फॉर्म में होता है। इसको क्या करा जाता है? इसको गर्म करा जाता है, उसके बाद ये पत्थर रेड कलर का हो जाता है, जैसा कि यहां पर आप देखो। अगर ये कार्निलाइन है ना रेड कलर का, ये वाला भी, और इसके ऊपर डिजाइनिंग बनाई गई है ये वाला, ये येलोइश कलर का पाया जाता है एक्चुअली कुदरत के अंदर। इसको फायर करा जाता है और उसके बाद कलर इसका रेड हो जाता है। तो कार्निलाइन कुदरती फॉर्म में लाल कलर का नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये रिवील करा, क्योंकि उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी उस जगह पर, बाकी पत्थर तो उनको मिल गए, लेकिन कार्निलाइन का कलर जो जब वो मिला भी ना, तो वो रेड कलर जो था वो प्रॉपर रेड नहीं था, किसी किसी पत्थर में येलोइश कलर था। फिर जब ऐसे और पत्थर, आज के समय में तो आप जानते हो जियोलॉजी, मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की जियोलॉजी की फील्ड में, जहाँ पर अर्थ में एक्सकवेशंस करी जाती हैं, तो वहाँ से तो बहुत कुछ चीज़ें रिवील्ड है कि यस देयर आर वेरियस रॉ मटेरियल्स वगैरह जो इस फॉर्म में इस कलर के मिलते हैं, तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ से पता लगाई।
छोटी छोटी चीज़ें, कभी आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी देखा कि उस टाइम पर छोटे छोटे नोड्यूल्स, किसी किसी चीज़ के टुकड़े वगैरह, फ्लेक्स वगैरह जैसे होते हैं, इनकी आपस में चिपिंग करी जाती थी, जोड़ा जाता था रफ शेप के अंदर, और फाइनली इनको बेक करा जाता था बहुत फाइन तरीके से इन द फाइनल फॉर्म। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कुल मिलाकर इस लाइन का मतलब यह है, अलग अलग रॉ मटेरियल्स को मिक्सचर उसका एक बनाकर एक फाइनल प्रोडक्ट भी बनाया जाता था। और जब ऐसा इनको करना है तो उस टाइम पर वेरियस प्रोसेसेस भी चलते होंगे, लाइक ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, ये सब। ठीक है। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स जो कि खुदाई हमें मिली है ताकि पत्थर की प्राप्ति के लिए, वो हमें मिली है, जहां पर हमें रॉ मटेरियल्स का सबसे ज़्यादा जो अवशेष मिले हैं, लैंड छोटा सा है लेकिन बीड्स के अवशेष बहुत ज़्यादा मिले हैं, रॉ मटेरियल द फॉर्म ऑफ बीड्स, वो है चानूडारो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हमें मिली हैं चानूडारो के अंदर। हम इसको करते हैं ग्रीन कलर से मार्क। चानूडारो, लोथल और धोलावीरा। तो आप क्या कह सकते हो यहां पर, क्या ये चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं अंबर क्या, कि इन बोथ थ्री, इन ऑल थ्री सॉरी, चानूडारो, लोथल और धोलावीरा, क्या हम ये कह सकते हैं कि इन सारी जगहों पर किसी ना किसी प्रकार की बीड मेकिंग फैक्ट्री बनी मिली होगी? होगी, बताओ। क्या बीड मेकिंग फैक्ट्री होगी यहां पर? इससे कंक्लूड करा जा सकता है क्या? लोथल के अंदर तो है ही, हमें पता है। चानूडार और धोलावीरा आज हमें एक नए एडिशन फॉर्म में मिल गए। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है नागेश्वर और बालाकोट को देखो, बालकोट को और नागेश्वर को मैप 1 पे। तो चलो चलते हैं मैप 1 पे। ये रहा नागेश्वर, गुजरात की टिप पर, और ये है बालकोट, अगेन इन पाकिस्तान। गुजरात। ठीक है। कह रहा अगर नागेश्वर और बालकोट को अगर हम लोग देखें, ये सेटलमेंट्स कोस्ट के किनारे हैं। ये स्पेशलाइज सेंटर्स थे नागेश्वर और बालाकोट फॉर शेल ऑब्जेक्ट्स। ये चीज याद रखना, शेल मेकिंग के लिए देवर स्पेशलाइज सेंटर्स, जहां पर क्या क्या एविडेंसेस हमें मिले हैं, किस किस चीज की फैक्ट्री। बीड मेकिंग फैक्ट्री तो चानूडारो, लोथल और धोलावीरा। अगर आपसे कोई कहे बैंगल मेकिंग फैक्ट्री, लेडल्स मेकिंग फैक्ट्री एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनले, कुछ नहीं है वेरियस फॉर्म ऑफ इनले, मतलब आप ऐसा मान लो कि ज्वेलरी अलग अलग फॉर्म की, बैंगल्स या कोई भी पहनने वाली चीजें जो हैं, और यहीं से, यहां पर फैक्ट्रीज थी, यहीं से ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती थी नागेश्वर बालकोट में, और दूसरे सेटलमेंट्स और दूसरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पर जाती थी। सिमिलरली इट इज लाइकली दैट finished products such as beads, Chanudaro or Lothal से they were taken to large Harappan centers like Mohenjo-daro and Harappa, यहां से जाते थे। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि इनके इनके जो प्रोडक्शन सेंटर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, जो प्रोडक्शन सेंटर्स थे जिनको आम भाषा में हम लोग कहते हैं फैक्ट्री, उनके लिए स्पेसिफिक साइट्स थी, उनके लिए स्पेसिफिक साइट्स थी। दिस शोज दे हैड कमांड ओवर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड एंड मार्केटिंग। एक और चीज देखो, अच्छा नहीं लगता ना अंकिता, आप जैसे मैरिड हो, अच्छा नहीं लगता ना कि हस्बैंड आपके साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वहां पर भी काम की बातें करते रहे, उनके पास काम के कॉल्स आते रहे। आपका टाइम आपका होना चाहिए ना। तो यहां से एक चीज और निकल कर आती है अंबर, हरप्पन्स वर वेरी केयरफुल in terms of maintaining a balance, in terms of maintaining a balance between their personal and professional life। क्योंकि सौगंधा, इस चीज को इमेजिन करके देखो,
अगर इनको फैक्ट्रियां वगैरह बनानी होती, थोड़ी बहुत बीड्स की जरूरत होती, तो मोहनजोदारो हड़प्पा में ही हो जाती सारी की सारी फैक्ट्रीज। मोहनजोदारो में इतनी सारी चीजें मिली हैं हमें, अंबर नहीं मिली हैं बताओ, है ना। लेकिन इन्होंने वहां पर अपने घर वगैरह, अर्बन सेंटर्स वगैरह, ग्रेट बाथ, प्रीस्ट कॉलेज, ये सब बनवाया। लेकिन जहां ये फैक्ट्री वगैरह और ये जो चीजें बननी है, ये उन्होंने बनवाई एक स्पेशलाइज साइट्स थी उसके लिए डेडिकेटेड। भले ही उसका एरिया बहुत ही कम था, जैसा कि हमने चानूडारो का देखा, सिर्फ 7 हेक्टर की जमीन थी। मोहनजोदारो की 125 हेक्टर की थी। बिकॉज ये वाला पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, ये शो करता है कि हड़प्पन्स मेंटेन अ फेवरेबल बैलेंस बिटवीन देयर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। और फिर एक और चीज कि इन सेंटर से जो भी चीजें मोहनजोदारो और हड़प्पा को चाहिए पड़ेंगी, तो ये तो लोकल चीज है ना। जैसे इंडिया में कोई भी चीज अगर बन रही है, तो आप उसको उस जगह पर कांटेक्ट करके जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे वो देकर अपने घर तक मंगवा लो। लेकिन स्पेशलाइज सेंटर्स उन्हीं जगह पर बनाए गए जहां से ट्रेडिंग भी आसान हो। ट्रेडिंग कैसे? जैसे नागेश्वर, बालकोट हमने देखा, ये दोनों के दोनों सेटलमेंट जो हैं ये कोस्ट पर हैं। तो यहां से अगर इजिप्शियन सिविलाइजेशन को, दिलमुन सिविलाइजेशन को, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को, अगर ये सारी की सारी चीजें अगर ये भेजनी है जो भी यहां पर बन रहा है, तो वो आसान है कि समुद्र के रास्ते ही चली जाएंगी आराम से, रेदर देन के लैंड से समुद्र तक लाना, फिर बोट का अरेंजमेंट करना, शिप का अरेंजमेंट करना, और फिर वहां से लेकर जाना। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्या ये चीज समझ में आई आपको? बताओ। तो ये हड़प्पन्स के कुछ और भी क्राफ्ट हैं, ठीक है। लेकिन इनकी प्रोडक्शन की बात यहां तक खत्म नहीं होती है, और भी देखते हैं। सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में और बात करते हैं, इनकी फैक्ट्रीज के बारे में और देखते हैं। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत सारे पहलुओं की तरफ देखते हैं। जब उनको ये देखना होता है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स क्या क्या थे इस टाइम पर, वो देखते हैं कि रॉ मटेरियल्स किस किस प्रकार के मिले। तो उनको देखने को मिला वेरियस तरीके के इस पत्थरों से बने हुए नकाशियां उनको देखने को मिली, प्रॉपर तरीके से उनको शेल्स भी मिले। अब ये होल शेल का मतलब क्या है? वो वहां पर रॉ मटेरियल की फॉर्म में आए होंगे किसी फैक्ट्री वगैरह में, एक्सकवेशन में जब ये मिले तो कुछ कुछ शेल से बीड्स बनाए जा चुके थे, और कुछ कुछ शेल से कोई भी नकाशी वगैरह या कोई भी जो ऑब्जेक्ट बनाना था वो बाकी था। कॉपर के हमें ओर मिल रखे हैं। अब ओर इसलिए मिल रखे हैं क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग नहीं हुई थी, अगर हो जाती तो कॉपर के टूल्स बन जाते। लेकिन हमें इन रॉ मटेरियल्स के अलावा प्रॉपर टूल्स भी मिल रहे हैं, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं। अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स इसलिए कि फैक्ट्री में सामान रखा होगा तब तक, जब तक वो वाली साइड लुप्त हो गई, और किसी भी थ्योरी को मान लो, चाहे फ्लड इन्वेजन, चाहे फ्लड थ्योरी मान लो, चाहे आयरन इन्वेजन थ्योरी मान लो, तो वो अनफिनिश्ड जो प्रोडक्ट्स थे, जो रॉ मटेरियल थे, वो वहीं रह गए। कुछ रिजेक्टेड मटेरियल्स भी मिले हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी मिले हैं, ठीक है। वेस्ट जो है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर क्राफ्ट वर्क को पता लगाने के लिए। फॉर इंस्टेंस, अगर शेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट्स, तो इन सारे पीसेस को डिस्कार्ड कर दिया जाता था एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियस ही बात है। वो आप सबको याद है ठकुराइन, स्टोन चिपिंग, फ्लेक्स, जो कि पत्थर को काट काट के, मतलब जो साइड में जो वेस्ट गिरता था। ऐसी जब हम बीड्स बनाएंगे अंगर अंबर, है ना, तो वो कचड़ा नहीं गिरेगा, वो चूरा नहीं गिरेगा। जैसे यार एक पत्थर है, मुझे उसको अगर इस प्रकार की शेप देनी है, यहां पर एक होल भी होना चाहिए ताकि धागा यहां से पिरोया जा सके। ये इजी है क्या करना? साइड में कुछ चूरा वूरा कुछ भी नहीं टपकेगा क्या? तो ये चीज शो करता है कि ये जो काम होता था बहुत ही डेलिकेट वर्क होता था। डेलिकेट वर्क का मतलब होता है फाइन वर्क विच इज डन इन प्रिसाइज मैनर। कुछ टेराकोटा फिगरीन हमें यहां पर भी देखने को मिलती है। कुछ कुछ हमें लार्ज वेस्ट पीसेस भी मिले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट सारे छोटे थोड़ी ना बनते होंगे, बड़े वाले भी बनते होंगे, ठीक है। लार्ज पीसेस ऑफ वेस्ट इस वजह से कि स्मॉलर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को बनाया जा सके, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े तितर बितर होकर हमें मिल रखे हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। ये ट्रेसेस ये सजेस्ट करते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड स्पेशलाइज सेंटर्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन लार्ज सिटीज में भी करी जाती थी,
मोहनजोदारो और हड़प्पा में। राइटर का यहाँ पर कहने का सिंपल सा एक मतलब है कि ऑल्दो देयर वर डेडिकेटेड फैक्ट्रीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसकी वेरियस साइट्स पर, लेकिन जो लार्जर सेटलमेंट थी लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, वहां पर भी किसी ना किसी प्रकार की क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। ऐसा नहीं था कि एक भी फैक्ट्री या छोटे से छोटा सेंटर भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। एंड अगेन एक चीज याद रखना, राइटर हमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो आप स्टोन आर्टिफैक्ट्स देख रहे हो, जैसे ये मदर गॉडेस आपको दिख रही हैं, कुछ वेसल्स आपको दिख रहे हैं, घड़े दिख रहे हैं, मटके दिख रहे हैं, क्या आप इनको यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स कहोगे या फिर लग्जरीज कहोगे? जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ये दोनों कैटेगरीज में फॉल होता है बेसिकली। मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि इसने क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोनों कैटेगरीज में यूज हो सकता है। क्यों यूटिलिटेरियन? कैसे यार, हो सकता है कि घर में ये रखा जाता हो, इसकी किसी ना किसी प्रकार से रिचुअल प्रैक्टिस होती हो, या वैसे ही इन्होंने बना लिया हो घर की शोभा बढ़ाने के लिए। जो ये घड़े मटके वेसल्स वगैरह हैं, इसमें हमने पढ़ा था जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी, ग्रेन्स वगैरह स्टोर करके रखे जाते हो, कुछ इंपॉर्टेंट ज्वेलरी हो सकता है स्टोर करके रखी जाती हो, या डेली का फूड। याद है हमारा वो वाली बात कि सुबह जब वो लोग हंटिंग पे निकले हुए हैं तो हो सकता है कि खाना वगैरह इसी के अंदर स्टोर करके रखा जाए। और लग्जूरियस ऐसे माना जा सकता है कि वो इंपॉर्टेंट ज्वेलरी या वो इंपॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोकल है ही नहीं, उसके ट्रेसेस हमें इजिप्ट और मेसोपोटामी और दिलमुन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं मान लो, और वो इन वेसल्स में रखे गए। तो हो सकता है स्पेशलाइज वेसल्स जो हैं वो उसके लिए क्या कहते हैं यूज करे जाते हो। इस चैप्टर में हम एक चीज पढ़ेंगे, परफोरेटेड पॉटरी। परफोरेटेड पॉटरी क्या होगी? वो सेम एक ऐसे ही वेसल होगा, लेकिन उसके अंदर ना छेद होंगे ऐसे ऐसे करके, और वो यूज करा जाता था टू सर्व द लेकर। आपको पता है ना, दारू को पेश करने के अलग अलग ग्लासेस होते हैं, वाइन का ग्लास अलग होता है, बियर का ग्लास अलग होता है। तो ऐसे ही मदिरा जिस फॉर्म में सर्व करी जाएगी उसके लिए भी एक अलग से एक वेसल और एक पॉट बनाया जाता था। तो हो सकता है वो ओकेशन भी दिया जाता हो। तो ये चीज इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें दोनों को लेकर कंसिडर करना है, यूटिलिटेरियन भी है ये ऑब्जेक्ट्स और लग्जूरियस भी हो सकते हैं। ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।